वेलकम टू एग्जाम इंस्पायर पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आइए आज क्लास 10th का हम लोग चलेंगे व्याकरण। व्याकरण में ही सब कुछ पढ़ेंगे। ये 10th के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है। ये 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, अब 8 भी है तो वो भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। चलिए हम लोग व्याकरण शुरुआत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेसिक से हम व्याकरण बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो पहले व्याकरण हम लोग जान पढ़ते हैं किस लिए। व्याकरण एक अलग सब्जेक्ट की तरह रखा गया है और वो अलग नहीं है, उसी से लेकर हमारे सारे सब्जेक्ट बने हुए हैं। उसी से व्याकरण से ही सारे सब्जेक्ट हमारा बना हुआ। और जब तक हम ये व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश नहीं जान पाइएगा, और जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़िएगा तो आप हिंदी और या कोई भाषा है आप नहीं सीख। तो वो व्याकरण कहते के पहले, तो व्याकरण पहले सबसे मेरा पहले क्या आता है? मेरा भाषा। तो भाषा किसे पहले कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम लोग भाषा बोलेंगे। लिखा हुआ जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को या विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के कुछ समझ रहे हैं, आप पूरे रूप से समझ रहे हैं, तो ये अब जब हम क्या करें, पढ़ा रहे हैं, किस पर प्रकट कर? हमें आप पर प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? भाषा। भाषा के बाद हम लोग फिर जानेंगे व्याकरण क्या है। तो व्याकरण फिर वही बात आ गया कि व्याकरण उस ग्रंथ को कहते हैं, उस किताब को कहते हैं, या तो उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना जान जाता हो या जान जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? व्याकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम व्याकरण बोलेंगे। व्याकरण के बिना कोई भाषा आप अच्छी तरह से उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, अच्छा तरीका से आप उसका व्यवहार नहीं कर, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ? व्याकरण। अब आता है व्याकरण के खंड हम लोग पढ़ेंगे। व्याकरण के 3 खंड में ही क्या हमारा सारा व्याकरण कंप्लीट है। क्या है? व्याकरण के 3 खंड या तो 3 भेद बोलिए, जो बोलिए। व्याकरण के 3 भागों में बांट गया। किस किस में बांटा गया? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में। तो वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार में हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे? जो वर्ण है हमारा, जो अक्षर को हम क्या वर्ण बोलते हैं, या वर्ण को भी अक्षर भी कहा जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। शब्द विचार में क्या पढ़ेंगे? वर्णों से मिलकर जो बने हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे? शब्द बने। शब्दों से मिलकर क्या बना मेरा? वाक्य। तो फिर वाक्य विचार भी पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्णों के आकार भेद, वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे? वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण का हम ज्ञान करेंगे। शब्द विचार में हम लोग क्या कर सकते हैं? शब्दों के भेद, उत्पत्ति, शब्द बनता कैसे, उसका उत्पत्ति कहां हो, रीति रिवाज का हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, विराम चिन्ह का भी हम लोग, चिन्ह कहाँ लगाते हैं, कब हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, कब हम लोग अल्प विराम लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा कब लगाते हैं, ये सब सारे चीज हम लोग किसमें में पढ़ेंगे? वाक्य विचार में पढ़ेंगे, और वाक्यों के भेद पढ़ेंगे और विराम चिन्ह का भी बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला क्या है? हमारा वर्ण विचार आता है। क्या आता है? पहला हमारा जो है वर्ण विचार आता है। आइए हम लोग वर्ण विचार में देखते हैं कि जिसमें अक्षर या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद, उनसे बनने वाले शब्दों या बनाने वाले शब्दों का नियम का वर्णन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ण विचार बोलेंगे। नोट, वर्ण को भी अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को भी क्या हम लोग अक्षर बोल से, को हो गया, खो, गो, घो, अंग, जो बोलिए, ये अक्षर, सारे अक्षर क्या वर्ण। सभी अक्षर को भी क्या हम वर्ण बोल रहे हैं, या वर्ण को भी अक्षर भी कहा जाता है। अब अक्षर जो हम जिस क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, जिस क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अक्षर को लिखते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जिससे अब कोख के बाद हम चौछो लिख सकते हैं, या हम टोठो के बाद हम तोथो लिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोख के बाद हम कोखो लिख दें, ये नहीं हो सकता। एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। उसी तरीके को हम क्या बोलेंगे? हम लोग वर्णमाला बोलेंगे। अब आधुनिक हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वह 52 है। प्राचीन हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वह 47, मतलब 47 वर्ण है। ठीक है। नोट में ध्यान में रखना है कि रो और ढो ये नए वर्ण है। ये रो और ढो पूछो, इसमें इनमें से नए वर्ण कौन सा है? पूछा गया क्वेश्चन।
ठीक है, मैट्रिक में बार बार। रो और ढो जो है ये नए वर्ण है। अब हम लोग वर्ण कौन कौन सा वर्ण है, कवर्ग बोल दिए। यदि कवर्ग हम लिखा हुआ है कि कवर्ग किसे कहते हैं तो कोई नहीं बताएंगे कि कवर्ग क्या है। कवर्ग क्या है कि को खो से पूरा अंगों तक हमारा क्या कवर्ग कहलाता। चवर्ग क्या है, चो छो जो झो या। टवर्ग क्या है, तो टो ठो डो ढो मूर्धन्य। ये सब हमारा क्या टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, ये सब सारे हमारा क्या है वर्ण है। ठीक है, उसके बाद क्या इसी में हमारा एक आता है अंतस्थ। अब हम लोग पढ़ेंगे यो रो लो वो, ये सब कहाँ छोड़ दिए। हाँ ये भी पढ़ेंगे, ये अंतस्थ यो रो लो वो, ये क्या है अंतस्थ वर्ण है। तालम से मूर्धन से दन से ह, ये क्या है हमारा उस वर्ण है। क्या है ये उस वर्ण है। अब उस वर्ण में भी हम लोग देखेंगे अब क्यों इसको उस वर्ण के श्रेणी में रखा गया, क्यों इसको उस वर्ण की श्रेणी में रखा गया, ये भी बात को ध्यान रखना है। क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि तालम स्व मूर्धन स्व दन स्व हो, यदि हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ा से हमारे श्वास नलिका से क्या गर्म हवाएं निकलती, जिस कारण से इसका क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया उस वर्ण रखा गया। क्या रखा गया, उस वर्ण रखा गया। ठीक है, शायद हमारे ये टीचर से पढ़े होंगे, हमारे स्कूल का अखिलेश्वर हाई स्कूल का जो टीचर हमारे रहे हैं, गुरुदेव जो हमारे रहे हैं वह हमारे सुमंत कुमार झा हैं। उन्हीं से हम लोग इतना प्रेरणा से हम लोग सीखे हैं। और उस टाइम भी जो गुरु का व्यवहार होता था, जो एक शिष्य का व्यवहार होता था, वो हम लोग वार्तालाप उस टाइम रखे हैं, तो हमको आज इतना ज्ञान मिला, तब आज आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। जो हमारे गुरुदेव कौन है, शायद आप लोग भी रतनपुर में यदि कोई इसको हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे सुमंत कुमार झा हैं। उन्हीं के द्वारा हम लोग इतना चीज जो सीखे हैं, जो आज हम लोग बोर्ड पर आज पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिपि। क्या पढ़ेंगे, लिपि। तो लिपि क्या है, भाषा को लिखने की कला। भाषा, जिस भाषा को हम लोग लिखते हैं, उर्दू है, हिंदी हो गया, जो भी भाषा, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत, जो भाषा हम लिखने की कला या ढंग को हम क्या बोलते हैं, लिखने की कला, सभी कला अलग अलग लिखने की। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपि। जिस ढंग से भाषा लिखी, कोई भी भाषा लिखी जाती हो, उस ढंग को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, अब आता है क्या, संस्कृत और हिंदी किस लिपि में लिखे जाते हैं, तो ये हमारा देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। क्या है, देवनागरी। ये लिपि चलता किधर से किधर और लिखते हैं, तो हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। कहां जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर। इन्हें कि दाएं से बाएं को नहीं करना है, ये दाएं से बाएं को लिखा जाता है। कौन, देवनागरी लिपि। उसी बाद आता है अंग्रेजी लिपि। अंग्रेजी भी क्या, बाएं से हम लोग दाएं चलते हैं, ये भी क्या अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है। अब आता है उर्दू जो भाषा है, ये फारसी लिपि में लिखा जाता है। नहीं बोलता कभी उर्दू फारसी मत झाड़ो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये उर्दू क्या है, उर्दू तो भाषा है, लेकिन फारसी क्या है, उसका लिपि है। और ये जो लिपि है दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते हैं। क्या, दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लिपि भी पढ़ लिए। अब क्या, वर्ण के भेद पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ण के, जो हम लोग वर्ण विचार में पढ़े हैं उसमें सारा चीज इतना पढ़े, और उसके बाद हम लोग वर्ण के भेद पढ़ेंगे। तो वर्ण के जो भेद हैं वह दो भेद है, स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। अब जो अक्षर स्वयं की सहायता से उसका उच्चारण होता हो, बिना किसी दूसरे की सहायता नहीं लेना पड़ता हो या नहीं ले हो, ठीक है, वो जो वर्ण है वह क्या कहलाएंगे, हमारा स्वर वर्ण कहलाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं, जो अक्षर का उच्चारण बिना किसी दूसरे सहायता से उच्चारण हो जाता है उसे हम स्वर वर्ण बोलेंगे। किसी की सहायता इसको नहीं चाहिए स्वर वर्ण को। लेकिन व्यंजन वर्ण को सहायता चाहिए। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, जो अक्षर स्वर की सहायता से उच्चारण हो या होता है उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अब उच्चारण के विचार से जो स्वर वर्ण है उनको भेद है। क्या क्या है, तीन भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्या है, ह्रस्व और दीर्घ और क्या है, प्लुत। तो ह्रस्व किसे कहेंगे, दीर्घ किसे कहेंगे, प्लुत किसे कहेंगे। आप लोग हर्षही दीर्घही हर्षहु दीर्घहु पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ेंगे। हर्षही दीर्घही हर्षहु दीर्घहु, री ए आई ओ औ अन आ, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसी में हम लोग ह्रस्व कौन है और दीर्घ कौन है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो
तो ह्रस्व क्या कहलाता है, दीर्घ क्या कहलाता है, और ये प्लुत क्या कहलाता है, ये तीनों हम लोग। तो वे जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में एक समय की मात्रा लगे, क्या लगे, एक समय की मात्रा लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे, ठीक है। और जिस वर्ण के उच्चारण में दो समय की मात्रा लगे, उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर वर्ण बोलेंगे। मतलब ह्रस्व से दुगुना, ह्रस्व से दुगुना दीर्घ हो गया, और ह्रस्व से तिगुना ये हमारा प्लुत हो गया। ऐसे समझिए, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में तीन समय की मात्रा लगे, जिन वर्ण के उच्चारण में तीन समय की मात्रा लगे, उसे हम प्लुत वर्ण बोलेंगे, ठीक है, प्लुत स्वर वर्ण बोलेंगे। और जिनमें दो दुगना समय लगे, ह्रस्व से दुगना समय लगे उच्चारण में, उसे हम दीर्घ बोलेंगे। और जिसमें एक समय की मात्रा लगे, एक समय के उच्चारण में समय लगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व बोलेंगे। तो ह्रस्व जो स्वर वर्ण है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हम ह्रस्व बोलेंगे। अब ह्रस्व है कौन कौन, देखिए, ओ ये क्या है, ह्रस्व है। आ ये क्या है, दीर्घ है। ह्रस्व ही ह्रस्व है, दीर्घ ही दीर्घ है। ह्रस्व ह्रस्व है, दीर्घहु दीर्घ है। ए ह्रस्व है, आय दीर्घ है। ओ ह्रस्व है, औ दीर्घ है। अन ह्रस्व है, और आह दीर्घ है। मतलब इससे कहीं ना कहीं दुगना समय की मात्रा लग रहा है, क्या लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं इसमें दुगना समय का मात्रा लग रहा हो, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। अब किसी का आप ओ आई लिख दीजिएगा, उसमें ह्रस्व दीर्घ ये कौन सा स्वर है आप नहीं जानिए, बिना पढ़े हुए आप नहीं जान बता पाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब आता है प्लुत। प्लुत क्या है, प्लुत स्वर वर्ण जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में तीन समय का मात्रा लगे। अब तिगुना, तीन समय मतलब क्या होगा, तिगुना। किसी को हम लोग तीन समय की मात्रा जब हम लगाते हैं, मात्रा तीन समय का लगे, तो उसमें हम क्या लास्ट में हम तीन लिखते हैं, मतलब लंबा, ह्रस्व से भी क्या लंबा हो रहा हो, उसमें तिगुना समय लग रहा हो, तो हम क्या तीन गुना करते हैं। जैसे क्या, हे राम, हे राम, इस प्रकार से। मतलब कहीं ना कहीं ये एक ह्रस्व से जो है एक समय की जो मात्रा वाला ह्रस्व स्वर था, उससे कहीं ना कहीं तीन गुना समय लग रहा था। किसी को हम लोग लंबा करना था, तिगुना करना था, तो उसके अंदर में क्या हिंदी का जो है वह तीन लिख देते हैं। चलिए आगे, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद इसी में हम लोग थोड़ा अनुनासिक स्वर वर्ण बोलेंगे। अनुनासिक, अब अनुनासिक स्वर वर्ण है क्या जी, जब स्वर वर्ण का उच्चारण नाक से किया जाता हो तो उन्हें अनुनासिक स्वर वर्ण क्यों। अब अनुनासिक और अनुस्वर में भी अंतर होगा, अनुनासिक और अनुस्वर में भी अंतर होगा। तो हम लोग अनुनासिक जो वर्ण जो लगाते हैं, कहां लगाते, उसमें हम लोग चांद बिंदु लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसमें, हम लोग चांद बिंदु लिखते हैं। ये चांद बिंदु लिखते हैं। अब कहीं अनुस्वर लगाते हैं, ठीक है, तो ये अनुस्वर ये पूरा नाक से उच्चारण हो। इसमें क्या है, जब स्वर वर्ण का उच्चारण नाक से किया जाता हो, सिर्फ नाक से हो, तो चांद बिंदु लगेगा। जैसे उंगली, गांव, आंगन इत्यादि जो शब्द हैं, ये सब क्या है, नाक से उच्चारण होने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या है, नाक से सब उच्चारण हो। सांप, ठीक, ये सब जो सारे शब्द हैं, ये पूरा चांद बिंदु लगा हुआ है, और ये अनुस्वर भी है। तो ये क्या है, हमारा अनुनासिक स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुनासिक स्वर वर्ण है, ठीक है। उसके बाद क्या है, संयुक्त स्वर वर्ण है। कुछ जो स्वर हैं दो स्वर वर्णों के मिलने से बने हुए हैं। यदि आप संयुक्त स्वर सीख लें तो आपको फिर व्याकरण में कहीं दिक्कत होने वाले नहीं है, ये भी बात को ध्यान रखें। कहीं भी दिक्कत, सॉरी, ये व्याकरण क्या, ये संधि में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। संधि किस पर टिका हुआ है, तो संधि भी क्या है, इस पर टिका हुआ है, संयुक्त स्वर वर्ण पर ही टिका हुआ है संधि। इसी से यदि ये आपका बेसिक मजबूत रहेगा, तो उस टाइम आप समझ जाएंगे कि कौन सा वर्ण मिला है तो क्या बना है, कौन सा स्वर वर्ण मिला है तो क्या बना है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है। जैसे ओ और हर्ष ही मिलाते हैं, या आ या दीर्घही मिलाते हैं, या ओ या दीर्घही मिलाते हैं, तब पर भी मेरा क्या ए बनता है, मतलब एक जो मात्रा वाला, ठीक है, ये ए हो गया। और ओ के बाद
ओ या आ के बाद ए या आई रहता है तब पर भी क्या आए, डबल जो मात्रा हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये मात्रा आए। ओ या आ के बाद ओ या औ आए तो मेरा क्या बनेगा, मेरा औ ही बनेगा। क्या बनेगा, मेरा औ, ये औ, ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके ओ के बाद अनुस्वर रहेगा तो अब समझिए कि ये अन्न बना, ये अन्न बना। और अ के बाद क्या है, ये विसर्ग कहीं है तो क्या अविसर्ग अ बना। तो ये भी बात को आपको ध्यान में रखना होगा, जरूरी, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद क्या है, ये आज का जो क्लास इतना तक ही कंप्लीट है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहे हैं आपका व्याकरण में, और व्याकरण के बाद फिर मैथ चलेंगे, फिर मैथ के बाद फिर साइंस का ऑब्जेक्टिव चलेगा, धुआंधार क्लास होगा। चलिए आगे, तो ये आपका नए चैनल है, ये एग्जाम इंस्पायर के नाम से है। चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कम ही समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीका से कराई जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।